हेलो दोस्तों, आज से इस चैनल पर हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल की इस सीरीज में हम पहले चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे भारत की स्थिति। और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी पर हमारा भारत कहाँ पर स्थित है और उसका विस्तार कितना है। पहले हम भारत का नक्शा बना लेते हैं पूरा। ये भारत का नक्शा हमने बना लिया। तो हमें जानना क्या है कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत का विस्तार कहाँ पर है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे हमने, ये हमारी पृथ्वी है, हमें इस पे पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें स्थिति जानने के लिए कि पृथ्वी पर कौन सा देश कहाँ पर है। जैसे हमें अपने भारत के बारे में जानना है, तो भारत की स्थिति जानने के लिए हमें पता होना चाहिए पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा। अब ये अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा क्या क्या होती है, तो चलिए हम जानते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा किसे बोलते हैं। ये एक रेखा है, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं हम इसे? विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा, अब ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या करती है विषुवत रेखा? हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो उत्तरी गोलार्ध है, इसका सबसे जो ऊंचा वाला पॉइंट है, सबसे जो ऊपर में पॉइंट पड़ता है, ये जो पॉइंट पड़ता है, इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये जो सबसे नीचे वाला दक्षिणतम जो पॉइंट पड़ता है, इसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब क्या होता है कि ये जो इक्वेटर है, जो विषुवत रेखा है, इसी के जैसे इसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर जो लेटी हुई जो पूर्ण वृत्त वाली, ये क्या रहती है? जो इक्वेटर है ये पूर्ण वृत्त है, मतलब पूरा वृत्त है। ये पूरी जो रेखा है ये पूरी गोल घूम के आई हुई है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पूर्ण वृत्त। अब ये ऐसी लेटी हुई है पृथ्वी के ऊपर, ऐसी लेटी हुई और भी रेखाएं हैं, जिसको हम पृथ्वी को बांटने के लिए, पृथ्वी को समझने के लिए कि कहां पर क्या स्थिति होगी, उसको समझने के लिए बनाया गया है। तो ऐसी जैसे रेखाएं जो बनती हैं, मान लीजिए ये हमने ऐसी रेखाएं बनाई। ये ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं पृथ्वी पर, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांशीय रेखाएं। ये जो रेखाएं बनी हुई है इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं।
इसको बोलते हैं हम अक्षांशीय रेखाएं या अक्षांश रेखाएं। ये जो ऐसी लेटी हुई रेखाएं बनी हुई हैं और ये रेखाएं क्या होती हैं, पूर्ण वृत्त होती है, तो इनको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। ऐसे ही जैसे नीचे की तरफ में भी बनी हुई है, ये पूरे यहां से लेके यहां तक नीचे में पूरे में बनी हुई है और ये पूरे ऊपर तक बनी हुई है। अब क्या होता है कि सबसे पहली बात, इसमें जो इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से हैं इसमें कितनी 90 रेखाएं बनी हुई हैं, पूरी 90 रेखाएं बनी हुई है, और ऐसे नीचे वाले में भी पूरी 90 रेखाएं बनी हुई है। तो ऊपर भी रेखाएं 90 हैं, नीचे भी रेखाएं 90 हैं। तो और इन दोनों को हमने कौन कौन से हिस्सों में बांट दिया है, विषुवत रेखा ने बांट दिया उत्तरी गोलार्ध में और नीचे वाले को बांट दिया दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो 23.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ये जो इक्वेटर है ये क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री है। अब इसके ऊपर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 90 डिग्री तक ये जाएंगी। तो ये 90 डिग्री तक जाएगी पूरी। कितनी हो जाएंगी, 90 रेखाएं हो जाएंगी। ऐसे ही 0 डिग्री से नीचे तक जाएगी 90 तक, तो ये 90 डिग्री की रेखाएं हो जाएंगी। अब एक एक डिग्री पे ऊपर जाते जाते 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा पड़ती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी रेखा पड़ती है, कर्क रेखा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे ही 23.5 डिग्री नीचे की तरफ में इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं मकर रेखा। ऊपर की तरफ में 23.5 डिग्री क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। नीचे की तरफ में 23.5 डिग्री क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अब हमारा जो भारत है वो कहां पे बसा है, हम जानते हैं कि वो कर्क रेखा के ऊपर बसा हुआ है। कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से निकल के जाती है। तो हमारा भारत कहां बसा हुआ है, कर्क रेखा के ऊपर बसा हुआ है। तो कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। तो हमारा भारत भी कहां होगा, यहाँ पे, इस जगह पे हमारा भारत होगा। मैं यहाँ पे बना देता हूं छोटा सा। हमारा भारत कहां होगा, इस जगह पे होगा। और ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से जाती है। तो हमारा भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। तो सबसे पहली चीज क्या क्लियर हो गई, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब ये कर्क रेखा है। अब हमें एग्जैक्ट पॉइंट जानना है कि एग्जैक्ट पॉइंट हमारा भारत कहां से लेके कहां तक है। जैसे हमने जाना कि ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा कितने, 0 डिग्री पे, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 करके डिग्री ऐसे बनी हुई है। हर एक डिग्री पे अक्षांशीय रेखा है ना। तो हमें जानना है भारत कौन सी रेखा पे कहां से लेके कहां तक भारत का विस्तार है। हमें जानना है कि 23.5 डिग्री पे तो है, 23.5 डिग्री बीच में से निकलती है, मतलब उसके ऊपर उसके नीचे का हिस्सा जानना है कि कहां से कहां तक है भारत का विस्तार। तो ये चीज जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, हमने अक्षांशीय रेखा समझ ली है कि अक्षांशीय रेखा क्या होती है। अब हमको समझना पड़ेगा कि देशांतरीय रेखा क्या होती है। हमने ऐसे वाला पॉइंट तो समझ लिया। अब हम जब तक ऐसे वाला पॉइंट नहीं समझेंगे तब तक हमें अच्छे से पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा भारत का। जो जैसे हम इसको उत्तर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये हिस्सा क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये पूरब का हिस्सा होगा, ये पूर्व है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है। अब हमें इससे ये तो पता चल जाएगा कि उत्तरी और दक्षिण में कहां से कहां तक है भारत, लेकिन हमें पश्चिम और पूरब में जानने के लिए, मतलब भारत का यहां से लेके यहां तक का विस्तार जानने के लिए, यहां से लेके यहां तक का विस्तार जानने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा को समझना पड़ेगा। अभी हमने ये चीज तो समझ ली, इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे कहां से कहां तक, इसको अभी हम देखेंगे उसमें। ये यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक का पॉइंट हम देखेंगे कि कितना विस्तार है, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का भी कैसे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हो गई, ये अक्षांशीय रेखाएं हो गई, अक्षांश बोलते हैं इनको, इंग्लिश में हमको इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। अब हम जानते हैं कि देशांतरीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाओं को जानने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये बटी हुई है विषुवत रेखा से,
90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे हर एक डिग्री पे रेखाएं बटी हुई हैं। ऐसे ही क्या हुआ है कि गोलार्ध में पूरे गोले पे ये ध्रुव से लेकर देशांतरी रेखाएं क्या होती है, ध्रुव से चालू होती हैं, उत्तरी ध्रुव से चालू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे आके खत्म हो जाती हैं। कहां से, उत्तरी ध्रुव से चालू होती हैं, दक्षिणी ध्रुव में आके खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही पूरे उसमें ये बनी हुई है। कहां से, उत्तरी ध्रुव से ऐसे चालू होंगी, ध्रुव से ही ऐसे बनती जाएंगी और कहां पे आके खत्म हो जाएंगी, दक्षिणी ध्रुव पे, मतलब ध्रुव से लेकर ध्रुव तक जाती हैं ये रेखाएं। तो अब ये क्या हो गया, ये ऐसी रेखाएं बनी रहती हैं। इनको हम बोलते हैं क्या, देशांतरी रेखाएं। ये जो ऐसी सीधी वाली जो लाइनें रहती हैं इसको हम बोलते हैं देशांतरी। इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये जो लेटी हुई लाइन है जो ऐसे में बनी हुई है इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। ये जो ऐसे में सीधे में बनी हुई है ऐसे में, इसको हम क्या बोलते हैं, देशांतरी रेखाएं। अब ये देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं, चौड़ाई के बारे में हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये देशांतरी रेखाएं, जैसे ये 0 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ से ये वाली जो लाइन गई है, ये वाली लाइन 0 पे गई हुई है, ये वाली लाइन 0 की है। अब इस 0 लाइन के जो इधर पूरब तरफ में, 0 लाइन के इस तरफ में भी 180 रेखाएं हैं और इस तरफ में भी 180 रेखाएं, मतलब ये पूरा गोला ऐसे में जाएगा, कितने का हो जाएगा, 360 रेखाओं का हो जाएगा। 360 देशांतरी रेखा, मतलब 0 के 180 इस तरफ भी है, 180 उस तरफ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 360 रेखा यहाँ पे हो जाएंगे, 360 डिग्री का ये बन जाएगा। अब यहाँ से हमें समझना है कि भारत कौन सी देशांतरी रेखा यहाँ से चालू होता है और कहाँ तक खत्म होता है। अब अगर हम इसको मान लें कि बीच की लाइन मान लें, मान लीजिए ये बीच की लाइन हमने मान ली, ये वाली जो लाइन है ये बीच की लाइन हमने मान ली, ये 0 डिग्री देशांतरी रेखा है। तो भारत इसके कौन से साइड है, भारत इसके पूरब में है, भारत इसके ईस्ट में है। तो अब हमें एक चीज क्या पता चल गई कि भारत कहां पर है, 0 डिग्री देशांतरी रेखा से पूर्व में है और 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर में है। तो हमें क्या चीज पता चल गई कि भारत उत्तर और यहां से पूर्व, उत्तर पूर्व में स्थित है। हमें समझ में आ गया कि भारत जो पृथ्वी का जो गोला है, पृथ्वी का जो गोलार्ध है, उसके कहां पर है, उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये हमने गोला बनाया, ये हमने लाइन बना दी, ये नॉर्थ है मतलब उत्तर है, ये साउथ है मतलब दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है, ईस्ट। ये पूर्व है, ये वेस्ट है मतलब पश्चिम है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब देखिए अगर इस हिस्से में कोई भी चीज होगी ऐसी निकल के गई है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये वाली लाइन को नॉर्थ वेस्ट, और ये नीचे वाली लाइन को हम क्या पढ़ेंगे, साउथ वेस्ट, और ये वाली लाइन को साउथ ईस्ट। तो हमारा भारत कौन से हिस्से में है, हमारा भारत नॉर्थ में, यहाँ से ऊपर से नॉर्थ में और इधर से ईस्ट में, मतलब हमारा ये यहाँ से यहाँ पे नॉर्थ में और यहाँ से ईस्ट में। तो हमारा भारत कहाँ, यहाँ पे स्थित है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमारा भारत स्थित है। अब हम देखते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, कितने डिग्री तक है। ये यहाँ पे हमारा भारत है, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, ये क्या है, ये श्रीलंका है, और हमारे छोटे से यहाँ पे और द्वीप समूह भी है, ये द्वीप समूह है। अब देखिए भारत का जो मुख्य हिस्सा है, यहां से ये जो हिस्सा है ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। आठ डिग्री 4 मिनट से चालू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, इसको उत्तरी जरूर लिखिएगा क्योंकि ये क्या है, उत्तर में। अब यहां से जैसे हमने बोला 0 है तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 पे गया होगा, और 8 के और 9 के बीच में, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब थोड़ा सा उसके 8 और 9 के बीच में। तो 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से चालू होता है और ऊपर तक जो जाता है
ऊपर तक जो जाता है ये कितने तक जाता है, 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितने तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से चालू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। तो ये जो उत्तर का और ये दक्षिण का, ये एक तो पहली बात ये मुख्य लैंड का है, ये मुख्य भूमि का है। अगर हम इसकी बात करें, ये 8 डिग्री 4 मिनट ये भारत की मुख्य भूमि का है। भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है, मतलब ये वाला हिस्सा, क्योंकि आइलैंड भी है। अब आइलैंड क्या है, इससे और नीचे है, मतलब हमारे भारत की मुख्य भूमि से और नीचे। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप समूह है, तो ये और नीचे है। और यहाँ पे क्या पड़ता है, 6 डिग्री 4-5 मिनट, मतलब 6 डिग्री 45 मिनट यहां से चालू होता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट तक है। लेकिन अगर दक्षिणतम पॉइंट पूछा कि पूरे भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो 6 डिग्री 45 मिनट ये आता है पूरे भारत का दक्षिण में। और यहाँ पे उत्तरी कहां तक पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक पड़ता है। और ये पूरा काय में है भारत, ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब इसमें जगह का नाम देख लेते हैं। ये यहाँ पे कौन सी जगह पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है कन्याकुमारी। यहाँ पे क्या पड़ती है, कन्याकुमारी। और इसका अगर एग्जैक्ट पॉइंट हम देखें तो इसको बोलते हैं हम केप कमोरिन। एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, केप कमोरिन। कहां पे पड़ती है, कन्याकुमारी। ये तमिलनाडु में पड़ता है, क्या है, केप कमोरिन। और ये जो नीचे का हिस्सा जो अंडमान का है, इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। एक और नाम है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट क्या बोलते हैं, ये कहां पड़ता है, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये नीचे दक्षिणतम भारत का जो बिंदु है, ये कहां पे पड़ता है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और इसके लास्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। और एग्जैक्ट अगर और दूसरा नाम देखें, इसी इंदिरा पॉइंट का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट भी। तो ये कहां तक हो गया, भारत उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम देशांत ऐसे अक्षांशीय में देखेंगे तो कहां तक पहुंचा, 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांशीय। ये जो रेखा है ये उत्तरी में है, तो उत्तरी से लेके कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यहां से अगर नीचे देखेंगे मुख्य भूमि का, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये हो गया हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल कहां पड़ता है, ये इंदिरा कॉल पड़ता है लद्दाख में। कहां पड़ता है, लद्दाख में। पहले पड़ता था ये जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी नए कानून के तहत में हमारा क्या हो गया, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख हो गया, ये पूरा हिस्सा लद्दाख हो गया। तो ये कहां पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। क्या पड़ता है, इंदिरा कॉल। अगर इसको आपको कहीं पे जम्मू कश्मीर पे लिखा जाए, ये पहले का है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अब लेकिन ये लद्दाख में पड़ता है। और इंदिरा कॉल के ये पॉइंट कितना आता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। मतलब हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में अगर हम अक्षांशीय रेखाओं में पूछें, तो मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर हमें ये पूरे हमारा दक्षिणतम बिंदु पूछे, मतलब दक्षिणतम ऐसे सिर्फ हमारे भारत की उसमें कि दक्षिणतम क्या है, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। तो ये हमारा हो गया अक्षांशीय रेखाएं में, हमने जान लिया कि कहां से लेकर कहां तक है भारत। अब हम जानते हैं कि ऐसे देशांतरीय में, मतलब ऐसे में पूरब से लेकर पश्चिम में हमारा भारत कहां पर है। तो हम ये चीज जान चुके हैं कि भारत यहाँ पे हमारा पूर्व दिशा में है, पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब ऐसे उत्तरी गोलार्ध में हमने देख लिया था, और उत्तर में देशांतरीय में अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री के पूर्व में है, मतलब ये पूरब में है, ईस्ट में है। तो हम पहले यहाँ का पॉइंट देख लेते हैं। ये जो पश्चिमी पॉइंट है, मतलब हमारे भारत का पश्चिमी पॉइंट, ये भारत का पश्चिमी पॉइंट पड़ता है यहाँ गुजरात में। गुजरात में इसका, ये गुजरात में पड़ता है, इसका नाम है गोरमोता। क्या नाम है, गोरमोता। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यहाँ पे कच्छ में पड़ता है। ये बहुत दलदली भूमि है यहाँ पे, ये हिस्सा पूरा बहुत दलदली भूमि है यहाँ पे।
और इसका आखिरी जो पॉइंट है गुजरात में है, क्या है, गोरमोता। कहां पर है ये, गुजरात में। और क्या बोलते हैं हम इसको, गोरमोता। अब यहाँ पे ये जो है हमारा, हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो हम पूरब से लेके देखेंगे, यहाँ से पश्चिम से लेके पूर्व तक में, तो यहाँ से कितना पॉइंट पड़ता है इसको, जो हमारा हमने पॉइंट देख लिया कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, गोरमोता बोलते हैं। और ये कितने कितने डिग्री में पड़ता है, मतलब 0 डिग्री से पूर्व में आएंगे हम तो कितने में पड़ेगा, 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पे हम जाते हैं तो पूर्व में ये कितना पड़ता है, 97 डिग्री 25 मिनट। कितना पड़ता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे क्या पड़ता है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पे गुजरात के पास, गुजरात का बिल्कुल कोना है ये, इसको क्या बोलते हैं हम, गोरमोता बोलते हैं। और ये गुजरात में है। और यहाँ पे क्या, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट। और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, किबुतु। क्या बोलते हैं इस जगह को हम, किबुतु। और ये जगह कहाँ पे पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे क्या, गोरमोता से लेके किबुतु तक, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पर। तो हमने इसको देख लिया कहां से लेके कहां तक है हमारा भारत। नीचे से लेके, अगर हम अक्षांशीय में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर हम आइलैंड की बात करें, ये मुख्य भूमि की बात थी, अगर हम आइलैंड की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर हम इसकी बात करें और जो पूरा पश्चिम की बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। और ये कहां पर पड़ता है, ये पूरब में पड़ता है, मतलब 0 डिग्री के पूर्व में। और यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम यहाँ से ऐसे बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। और यहाँ से बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये बात हो गई कि भारत इतने इतने में विस्तारित है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। सबसे ऊपरी पॉइंट को ये लद्दाख में पड़ता है। सबसे निचला पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पे पड़ता है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और मुख्य भूमि का सबसे निचला पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी, इसको हम बोलते हैं केप कमोरिन। और ये कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। और ये जो पूर्वी भाग है पूरा भारत का, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसको हम बोलते हैं किबुतु। और ये क्या है, गोरमोता है, ये गुजरात में पड़ता है। भारत का पश्चिमी भाग है जो गुजरात में पड़ता है, गोरमोता 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये हो गया भारत का विस्तार। अब हम कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे कि अगर हम इसको माने कि ये जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, मान लीजिए इसको मानते हैं हम, तो टोटल हमारी कितनी लाइनें होती हैं। अगर हम 37 डिग्री 6 मिनट में से माइनस कर देंगे 8 डिग्री 4 मिनट को, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आती है 29 डिग्री 29.2 के लगभग आती है। ये क्या है, हमारी उत्तरी अक्षांशीय रेखा के बारे में हम जान रहे हैं कि अक्षांशीय रेखाएं कितनी, हमारे भारत में कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो अगर हमने इसको कितने 37 दिए है, 37.6 मतलब 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस कर देंगे। इसको हम किस लिए जान रहे हैं, ये अक्षांश के लिए, अक्षांश रेखा कि भारत में कितनी अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 29 डिग्री 2 मिनट, मतलब लगभग इसको माना जाता है कि लगभग 30 डिग्री, कितनी है, लगभग 30 डिग्री, मतलब 30 अक्षांशीय रेखाएं ऐसे में है हमारे भारत की। और अगर हम देशांतरीय बात करें तो देशांतरीय में ये कितना आएगा, देशांतरीय बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 को माइनस कर देंगे हम कितने, 97 डिग्री 25 तक। इसको उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, सत्तानवे डिग्री 25 को हम माइनस कर देंगे किससे, 68 से। 97 डिग्री 25 को माइनस कर देंगे 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी लगभग आता है 29 डिग्री 18 मिनट। कितना आता है, 29 डिग्री 18 मिनट, मतलब ये भी लगभग इसको माना जाता है लगभग 30 डिग्री।
कितना हो गया, लगभग 30 डिग्री। अब क्या हुआ कि भारत ऐसे में भी अगर देखें तो हम ऐसे में भी अक्षांशीय भी रेखाएं कितनी है, 30 डिग्री है, मतलब 30 रेखाएं ऐसे में भी पड़ेंगी, और ऐसे में भी अगर हम देखेंगे तो कितनी पड़ेंगी, लगभग लगभग 30 पड़ेंगी। मतलब कि अगर हम ऐसी ऐसी देखें लाइनें, ये वाली जो लाइनें देखेंगे हम, ये जो लाइनें गई हैं, ये भारत में कितनी लाइनें पड़ रही हैं, ये 30 पड़ रही हैं। और ये जो ऐसी वाली लाइनें हैं, सीधी वाली देशांतर, ये अगर हम इनको देखेंगे तो ये भी लगभग 30 पड़ रही हैं। तो क्या होना चाहिए कि भारत जो होना चाहिए, मतलब समचतुष्कोणीय होना चाहिए। मतलब भारत की ऐसे में लंबाई और ऐसे में लंबाई दोनों सेम होनी, ऐसे में चौड़ाई दोनों सेम होनी चाहिए। तो इसलिए पहली बात तो हम भारत को बोला जाता है समचतुष्कोणीय। लेकिन क्या लंबाई और ये चौड़ाई सेम टू सेम है? इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा अंतर होता है। वो थोड़ा अंतर क्यों होता है, आइए मैं समझाता हूँ। पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच का अंतर कितना होता है, कि कितने डिस्टेंस में ये चीज होती है। तो ये दो अक्षांशीय रेखाएं रहती हैं, इनके बीच, जैसे मान लीजिए ये दो अक्षांशीय रेखाएं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो अक्षांशीय रेखाएं, इनके बीच कितने किलोमीटर का अंतर रहता है? इनके बीच रहता है लगभग 111 किलोमीटर का। कितना? 111 किलोमीटर का। मतलब यहां लिख देता हूं मैं, दो अक्षांश रेखा के बीच 111 किलोमीटर का अंतर रहता है। कितने किलोमीटर का अंतर रहता है? 111 किलोमीटर का अंतर रहता है दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच। मतलब ये दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच कितने किलोमीटर का अंतर आ रहा है? 111 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने किलोमीटर आएगा? ये जो ऐसे अक्षांशीय रेखा है, ऐसे में कितने किलोमीटर आता है टोटल? यहाँ पे कितना आ रहा है? 33 आ रहा है। तो ये लगभग लगभग कितना, 30 डिग्री था। तो अब 30 डिग्री को अगर हम इंटू करेंगे 111 से, मान लीजिए हम यहाँ पे 30 डिग्री को इंटू करते हैं 111 से, तो ये लगभग 3300 कुछ आएगा, 3300 कुछ आएगा। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, हमारा एग्जैक्ट अगर हम पॉइंट देखें तो कितना आता है? 29 डिग्री 2 मिनट। तो इसकी जो एग्जैक्ट लंबाई आती है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी आती है? 3214 किलोमीटर। कितनी आती है? 3214 किलोमीटर। मतलब ये जो लाइन है ये कितने की है? 3214 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अब ये ऐसे में भी कितने किलोमीटर होगी? अब मैंने बताया कि है ना, ये जो है समचतुष्कोणीय है, मतलब ऐसे में भी लगभग सेम होनी चाहिए, और 30 डिग्री के ही लगभग आ रहा है ये देशांतरीय में, मतलब इसकी चौड़ाई भी इतनी होनी चाहिए। लेकिन इसकी चौड़ाई का हम पहले देख लेते हैं कि चौड़ाई इसकी क्यों नहीं इतनी हो सकती। क्योंकि अगर हम देशांतरी, पहले अक्षांशीय रेखाओं की बात करें तो अक्षांशीय रेखाएं क्या है, एक दूसरे को ऐसे काटती नहीं है, बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। मतलब एक के ऊपर एक चलती जाएंगी, ये काटेंगी नहीं किसी को भी। मतलब एक दूसरी लाइन को ऐसे दो अक्षांशीय रेखाओं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये एक के ऊपर एक ऐसे ही चलती जाएगी। इसलिए इनका जो अंतर है वो बिल्कुल सेम रहता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर का। लेकिन जो देशांतरी रेखा है, मैंने बताया था आपको कि देशांतरी रेखा यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से चालू होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। मतलब ये ऐसी सीधी सीधी नहीं चलती, ये ध्रुव से ही स्टार्ट होती है। मतलब ये ध्रुव का पॉइंट है, ये यहीं से स्टार्ट होती है और ये दक्षिणी ध्रुव पे आके खत्म हो जाती है। तो ये ध्रुव पे तो बिल्कुल पतली रहेंगी, मतलब बिल्कुल सिकड़ी हुई रहेंगी, यहीं पे पहुंचेगी ध्रुव पे, एक पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है। लेकिन ये सबसे ज्यादा चौड़ी कहाँ पे होती है? इक्वेटर। जैसे मैंने बताया, ये इक्वेटर पे ऐसे टाइप में ये सबसे ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो ये यहाँ का जो अंतर रहता है, ये वाला जो अंतर रहता है, ये कितना रहता है? ये 111 किलोमीटर रहता है। ये अंतर 111 किलोमीटर रहता है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये अंतर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाता है? ये अंतर कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई टोटल सेम नहीं हो पाती। अब इन दोनों में क्या रहता है? थोड़ा सा अंतर रहता है। अब यहाँ की जो लंबाई, जो यहाँ की जो चौड़ाई रहती है,
लंबाई तो हमने देख ली, जैसा हमने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे चौड़ाई पे 111 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसकी जो लंबाई एग्जैक्ट निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, ये जो ऐसे में जो है, ऐसे में जो चौड़ाई है वो कितनी निकल के आती है, 2933 किलोमीटर। कितनी निकल के आती है, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर मैं यहाँ पे लिख देता हूं। भारत की ये जो लंबाई है ये कितनी पड़ती है, लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। लंबाई कितनी पड़ती है, 3214 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी पड़ती है, 2933 किलोमीटर। और अगर हम बात करें पूरे भारत के क्षेत्रफल के बारे में कि पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना पड़ता है, तो पूरे भारत का क्षेत्रफल पड़ता है, भारत का क्षेत्रफल, ये पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना पड़ता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना पड़ता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना पड़ता है, 32,87,263 किलोमीटर। और हमारा जो भारत है वो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कौन से नंबर का क्षेत्रफल में देश आता है, 7वें नंबर का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है भारत। अगर हम बात करें पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन आता है, रूस आता है। पहले नंबर पे कौन सा देश आता है, रूस आता है, जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, यहां लिख देता हूं मैं। पहले नंबर पे कौन आता है, रूस। दूसरे नंबर पे कौन आता है, कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे आता है चीन। चौथे नंबर पे कौन आता है, चौथे नंबर पे आता है अमेरिका, यूएसए। चौथे नंबर पे कौन आता है, यूएसए। पांचवें नंबर पे कौन आता है, पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील। पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील। छठे नंबर पे कौन आता है, छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पे कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे कौन आता है, सातवें नंबर पे आता है हमारा भारत। तो हमारा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत कौन से नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत जो है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश। तो और सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, चीन है। चीन सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है, हमारा भारत दूसरे नंबर का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अब बात करें, हमने जो टोटल एरिया देख लिया, टोटल क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,87,263 किलोमीटर। अब भारत की जो कोस्ट लाइन है, ये यहाँ से समुद्र चालू होता है, यहाँ से जो समुद्र चालू होता है ये कितनी है, ये भारत की जो कोस्ट लाइन है, भारत की जो समुद्री सीमा है, मतलब ये भारत की जो समुद्री ये जो समुद्री सीमा है जो भारत की, ये कितनी है, ये मुख्य भूमि की जो सीमा है ये कितनी पड़ती है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर कितनी पड़ती है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम पूरे इसकी देखेंगे बात, पूरे जो हमारे आइलैंड को भी मिला देंगे, द्वीप समूह को भी मिला देंगे, तो कितनी आ जाएगी इसकी पूरी जो समुद्री सीमा जितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7,516 किलोमीटर। अगर हम इसमें समुद्री ये जो आइलैंड है, जो हमारे द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार को हम मिला देंगे, तो हमारी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल जो चौड़ा, मतलब टोटल समुद्री सीमा कितनी हो जाएगी हमारी, 7,516 किलोमीटर। लेकिन अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो कितनी होती है हमारी, 6100 किलोमीटर। तो हमारी टोटल सीमा, समुद्री सीमा किसको, लक्षद्वीप
अंडमान निकोबार को मिला के कितनी पड़ेगी ये पड़ती है 7,516 किलोमीटर। हमारी सिर्फ कोस्ट लाइन कितनी पड़ती है 7,516 किलोमीटर। और अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें तो इसकी पड़ती है 6100 किलोमीटर। तो ये हमने पूरा देखा क्या, भारत की स्थिति और भारत का विस्तार। एक बार हम देख लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि भारत की स्थिति यहां से, भारत कहां पर है, पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी में है, मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है पृथ्वी के। अब क्या होता है, भारत उत्तरी पूर्वी में, उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक पड़ता है। 8 डिग्री 4 मिनट को हम बोलते हैं कन्याकुमारी जो पॉइंट है, केप कमोरिन जो इसका पॉइंट है। 37 डिग्री 6 मिनट में पड़ता है इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम आइलैंड का माने, भारत का दक्षिणतम बिंदु माने, तो वो पड़ता है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट पे, ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में। और अगर हम यहाँ पे माने पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो यहाँ पे पश्चिम में पड़ता है गोरमोता जो गुजरात में है, कितने पे 68 डिग्री 7 मिनट पे। और यहाँ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पड़ता है, इसको हम बोलते हैं किबिथु। ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो भारत की ऐसे में अक्षांशीय में जो लंबाई है, भारत की ऐसे अक्षांशीय में लंबाई कितनी पड़ती है, अगर हम ऐसी चौड़ाई की बात करें भारत की, तो ये कितनी पड़ती है 2933 किलोमीटर। और अगर भारत की ऐसे में लंबाई की बात करें तो ये कितनी पड़ती है 3214 किलोमीटर। तो ये था सारी चीजें, और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये सारी चीजें विस्तार में पढ़ी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में और मानक समय रेखा के बारे में, जिससे मानक समय तय होता है, मतलब हमारे जो भारत का जो समय है वो तय होता है, वो किससे, देशांतरी रेखा के रूप में तय होता है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। ये जो हमने 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये पढ़ी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे, और मानक समय रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम कर्क रेखा और मानक समय रेखा की बात करेंगे।